नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति और शक्तियां क्या हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के पद के बारे में, उनकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास किया और हमने यह भी चर्चा की कि चुनाव संबंधी क्या क्या विवाद होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके बाद हम इसकी शक्तियों को और स्थिति को लेकर आए। राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति जो है बहुत ही विस्तृत और व्यापक है, परंतु राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमें न केवल उनकी कानूनी शक्तियों का भी विश्लेषण करना पड़ेगा, बल्कि हमें यह भी जानना होगा कि संसदीय शासन का क्या तकाजा है और संविधान निर्माताओं के इस संबंध में क्या धारणा थी तथा व्यवहार में किस प्रकार राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का उपयोग किया। इन सभी को हम ध्यान में रखते हुए हम राष्ट्रपति की 7 शक्तियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शक्ति आती है, सबसे पहला कार्य आता है कार्यकारी शक्तियां, यानी एग्जीक्यूटिव पावर के संबंध में उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। हम देखते हैं बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और जिसका उपयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। कार्यपालिका के अध्यक्ष के नाते राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी देता रहे और यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर मंत्रिमंडल में विचार विमर्श हुए बिना कोई निर्णय ले लिया हो तो राष्ट्रपति उस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए भी कह सकता है। तो बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और प्रधानमंत्री के परामर्श से सारे मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। राष्ट्रपति और भी बहुत से महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति आती है, उपराज्यपाल, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की बात आती है, भारत के महालेखा परीक्षक हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, चुनाव आयुक्त हैं, पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों के आयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त अनेक आयोगों, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग तथा भाषा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ शासित क्षेत्रों और सीमावर्ती प्रदेशों के प्रशासन का उत्तरदायित्व भी राष्ट्रपति के पास ही होता है और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आदि की शांति, सुशासन व प्रगति के लिए भी राष्ट्रपति जो चाहे नियम बना सकता है। उन क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ये तो बच्चों हो गई कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर। अब आती है विधायी शक्तियां, यानी लेजिस्लेटिव पावर। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन को स्थगित करता है, परंतु पहले अधिवेशन की अंतिम बैठक और अगले अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है, अधिवेशन को स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है और अधिवेशन जो बुलाया जाता है उन दोनों अधिवेशनों के बीच में 6 महीने के अंतराल के अंतर्गत ही वह राष्ट्रपति इन्हें बुलाता है। अब देखिए बच्चों, ये राष्ट्रपति भवन सन 1911 में अंग्रेजों ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया और उन्हें एक ऐसे स्थान की खोज थी जहां गवर्नर जनरल यानी वायसराय का भव्य निवास स्थान बनाया जा सके। शुरू में इसके लिए किंग्सवे कैंप को चुना गया और वहां निर्माण कार्य शुरू किया गया, परंतु विश्वविद्यालय वास्तुकार एडविन लुटियंस को रायसीना हिल ज्यादा पसंद आई और उनका विचार था कि इस पहाड़ी पर निर्मित भवन से सारा भूदृश्य दिखाई देता है, खिल उठता है और स्वाधीनता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम जैसे विश्वविख्यात व्यक्तियों ने इस भवन को अपने आभा से आलोकित किया। इसी भवन में नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे प्रख्यात व्यक्तियों को प्रधानमंत्री की शपथ भी दिलाई गई। बच्चों, दूसरा कार्य आता है इसमें विधायी कार्य। इसके अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय को यदि लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में कम से कम
राज्यसभा में अधिक से अधिक 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा में विशेष योग्यता रखते हो या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। राष्ट्रपति को संसद के समक्ष भाषण देने और किसी भी सदन को कोई भी संदेश भेजने का भी अधिकार होता है और हर नई संसद का प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से ही प्रारंभ होता है। और इन भाषणों में राष्ट्रपति सरकार के कार्यकलाप व उपलब्धियां और महत्वपूर्ण घरेलू समस्याओं व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत होता है और इसमें उस वर्ष के दौरान बनाए जाने वाले कानूनों पर भी प्रकाश डाला जाता है। अभिभाषण सरकार की नीतियों का विवरण होने के कारण उसका प्रारूप सरकार यानी मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है। विधायी कार्यों में चौथा आता है फोर्थ, जब कोई विधेयक पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है बच्चों, और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। और यदि स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। और यदि कोई विधेयक धन विधेयक न हो तो राष्ट्रपति उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। जब कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस जाता है तो बच्चों दोनों सदन उस पर फिर से विचार करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। यदि दोनों सदन विधेयक को पुनः बिना सुधारों और ये सुधारों के साथ वापस पेश करते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, तो राष्ट्रपति को उसके में अनुमति देनी होती है, अनुमति से इनकार नहीं कर सकते राष्ट्रपति। इस प्रकार राष्ट्रपति किसी विधेयक के पास होने में विलंब कर भी सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक भी राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए ही भेजे जाते हैं, परंतु ऐसी किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं बच्चों जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते, जैसे कि धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। और इसी प्रकार से बच्चों राज्य की सीमाओं में फेरबदल करने वाले विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार होता है बच्चों। जिन दिनों संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि तुरंत किसी कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना होता है, एक आदेश जारी करना होता है। यह अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना कि संसद द्वारा पारित कोई कानून होता है। और यह अध्यादेश जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है तब इस अध्यादेश को संसद के अधिवेशन में पेश किया जाता है, और जब संसद के अधिवेशन में इसे मंजूरी मिल जाती है इस अध्यादेश को, तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। अगर इस अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिलती है तो वहीं पर ही यह अध्यादेश निरस्त हो जाता है बच्चों। इसके बाद बच्चों तीसरी शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं हो सकता और उसकी अनुमति के बिना वित्तीय अनुदान की मांग भी नहीं की जा सकती। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि वित्त विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है और देश का वार्षिक बजट और पूरक बजट तैयार करना और उसे लोकसभा के समक्ष पेश करना राष्ट्रपति का दायित्व होता है। देश की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर संसद की स्वीकृति के बिना भी आकस्मिक निधि से धन निकाल सके। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है और वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों की जांच भी करता है तथा राज्यों को दी जाने वाली राशि का भी निर्धारण करता है। अब इसमें हम देखें बच्चों, ये एक पेपर की कटिंग है। कलाम ने लाभ का बिल लौटाया। देखें आप, केंद्र संसद में विपक्ष ने बाहें चढ़ाई और कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। तो आप देख सकते हैं बच्चों की किस प्रकार से राष्ट्रपति अपनी भूमिका को दर्ज करते हैं। राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटाया जा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं भी निर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार कर सकें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 111 में, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने लाभ का पद संबंधी विधेयक संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाया था। ये आपको इसमें उदाहरण दिया गया है और सरकार ने बिना फेरबदल किए विधेयक को पुनः राष्ट्रपति को भेज दिया और इसी बीच संसदीय समिति का गठन भी किया गया ताकि लाभ के पद से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाए। और संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बाद 18 जून 2006 को राष्ट्रपति ने विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी।
तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि राष्ट्रपति विधेयक को एक बार ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। उसके बाद अगर संसद बिना किसी सुधार के अगर राष्ट्रपति को पुनः वह विधेयक साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी ही होती है। अब बच्चों अगली शक्ति आती है न्यायिक शक्ति। संविधान की जो 72वीं धारा है बच्चों, उसके अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वे किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर दे या दंड को कम कर दे या उसे निलंबित कर दे या किसी अन्य दंड में बदल दे या परिवर्तित कर दे। परंतु क्षमा प्रदान करने अथवा दंड को कम करने की शक्तियों का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है बच्चों। पहली परिस्थिति आती है उन मामलों में जिनमें किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानून के तहत दंडित किया गया हो, और उन सभी मामलों में जिनमें मृत्यु दंड दिया गया हो, और उन मामलों में जिनमें दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। इन 3 परिस्थितियों में ही वह राष्ट्रपति दंड को कम कर सकता है, बदल सकता है या क्षमा कर सकता है। इंदिरा गांधी हत्याकांड में उच्चतम न्यायालय ने सामंत सिंह और केहर सिंह को अपराधी ठहराया और उन्हें मृत्यु दंड दिया। केहर सिंह ने राष्ट्रपति से क्षमादान की याचना की और जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया। इस पर अभियुक्त ने फिर से उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटाया और यह सवाल खड़ा किया कि राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार किस किस्म का है और वह उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। 16 दिसंबर 1988 को उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किया कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने के निर्बाध अधिकार है और दया याचिका पर विचार करते समय वे न्यायालय के फैसले से बंधे नहीं हैं। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति को केहर सिंह की दया याचिका पर फिर से विचार करना चाहिए, और राष्ट्रपति ने दया याचिका पर दोबारा विचार किया और किसी भी किस्म का क्षमादान देने से इनकार कर दिया। ये राष्ट्रपति की विवेक पर निर्भर करता है बच्चों कि राष्ट्रपति किसे क्षमा दे या किसे क्षमा नहीं दे। इसके लिए उच्चतम न्यायालय भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से यह बात कही कि राष्ट्रपति और न्यायालय जिन धरातलों पर काम करते हैं वे बिल्कुल अलग अलग हैं। अर्थात न्यायालय केवल कानूनी पक्ष को ही अपने ध्यान में रखता है, जबकि राष्ट्रपति का अधिकार न्यायिक अधिकार न होकर कार्यकारी अधिकार होता है। राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग केंद्र सरकार की नीति और सलाह के अनुसार भी कर सकता है। तो बच्चों राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद बच्चों आती है सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति भारत की जल, थल, वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये सभी को सर्वविदित है। जल, थल और वायु सेनाओं के प्रधान अधिपति चीफ ऑफ स्टाफ की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, और युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति आपात घोषणा भी करते हैं, और इस घोषणा की संसद द्वारा स्वीकृति अनिवार्य होती है, अन्यथा 1 महीने के बाद यह घोषणा प्रभावी नहीं रहती। और कूटनीतिक व वैदेशिक मामलों में से संबंधित शक्तियों की बात करें हम तो राष्ट्रपति को विदेश नीति और कूटनीतिक संबंधी शक्तियां प्राप्त होती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह राजदूतों, व्यापार दूतों और राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी करता है। बाहरी राजदूत अपने प्रमाण पत्र राष्ट्रपति को पेश करते हैं और विदेशों के साथ संधियां, करार राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं बच्चों। पर उन पर संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है, अन्यथा वे लागू नहीं हो सकते। वास्तव में इन समझौतों के बारे में निर्णय तो मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही ले लिया जाता है, इसलिए संसद की स्वीकृति मात्र औपचारिकता होती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां या शांतिकालीन शक्तियां हमने देखी, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी कार्य करते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं, और उन्हीं के द्वारा ही वो सलाह उनके द्वारा जो दी गई सलाह है वो राष्ट्रपति मानते हैं। और दूसरी बात बच्चों ये भी आती है कि जब विधेयक है उसे राष्ट्रपति एक बार ही लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए, दोबारा नहीं लौटा सकते, और उन्हें वो साइन करने होते हैं। और तीसरी बात बच्चों अध्यादेश की आती है, जिसमें अध्यादेश जो होता है वो संसद के अधिवेशन नहीं चलने पर ही राष्ट्रपति जारी करता है। कोई ऐसी समस्या या ऐसी कोई घटना हो जिसके लिए तुरंत ही राष्ट्रपति को कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो उसे अध्यादेश कहा जाता है, और वह अध्यादेश पूर्ण रूप से कानून तभी बनता है जब संसद के द्वारा उसे स्वीकृति मिल जाती है, और संसद के द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती है तब राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अध्यादेश खत्म हो जाता है, उसी समय ही समाप्त हो जाता है। बच्चों अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यानी आपात शक्तियां। मूल संविधान में 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां यानी आपात शक्तियां दी गई हैं। पहला युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रवों की स्थिति में, दूसरा राज्यों में संवैधानिक संकट के उत्पन्न होने पर, और तीसरा वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर।
युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण देश में 2 बार आपातकालीन स्थितियों की घोषणा की गई। प्रथम बार 1962 में की गई बच्चों, चीन ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी, और दूसरी बार 1971 में की गई थी, जब भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो सुरक्षा के खतरे को देखते हुए, सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए ये खतरा उत्पन्न हो गया था और इमरजेंसी लागू कर दी थी। आंतरिक उपद्रव या अशांति के आधार पर 26 जून 1975 को आपात स्थिति की घोषणा की गई थी और 21 मार्च 1977 को रद्द भी कर दी गई। जहां तक संवैधानिक संकट से उत्पन्न आपात स्थिति की बात है, राज्यों में बहुत बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और उसके बाद राष्ट्रपति ने कई बार अपने इस अधिकार का प्रयोग किया है। अप्रैल 1977 की हम बात करें तो एक साथ 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था और 1980 में एक बार फिर 9 राज्यों की विधानसभाएं भंग कर वहां नए चुनाव होने तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 26 जून 1975 की बात करें तो आपात स्थिति की घोषणा की गई और उससे संविधान की आत्मा की अवहेलना अवश्य हुई। आपात स्थिति के दौरान सरकार बहुत शक्तिशाली बन चुकी थी और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बहुत सी व्यवस्थाएं भी की गई थी, जिनमें से 3 का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव या अशांति के कारण आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती थी। इस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। आंतरिक उपद्रव शब्द हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। 26 जून 1975 को आपात स्थिति लागू करने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का था और उसके विषय में मंत्रिमंडल की उपेक्षा की गई थी। इसलिए संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि बच्चों, राष्ट्रपति जब तक आपात स्थिति की घोषणा नहीं करेंगे जब तक कि उसके विषय में मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय न ले लिया हो। इतना ही नहीं बच्चों, ये लिखित रूप से भी राष्ट्रपति के पास पहुंचना चाहिए। तीसरा आता है बच्चों, आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार, जिनमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता और देश के भीतर घूमने फिरने की आजादी शामिल है, स्थगित कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति एक आदेश के जरिए अन्य अधिकारों को लागू किया जाना भी स्थगित कर सकते हैं और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कुछ अधिकार ऐसे भी हैं बच्चों जो आपात स्थिति में निलंबित नहीं होते। ये अधिकार हैं जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, आर्टिकल 21, और यह अधिकार मौजूद किसी कानून को भंग करने के अपराध में ही किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। और दूसरा आता है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। तो बच्चों, इस प्रकार से राष्ट्रपति आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। बच्चों, हमने इसमें देखा कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, जिसमें हमने बताया था युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक उपद्रवों की स्थिति में ये अनुच्छेद 352 और राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाने पर 356 और 360 वित्तीय संकट की स्थिति में, ये तीनों अनुच्छेद जो हैं आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं बच्चों। और इन परिस्थितियों में अनुच्छेद 20 और 21 जो अनुच्छेद है वो निलंबित नहीं होते हैं। और इसमें हम अनुच्छेद 352 की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 में वर्णित जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो भी स्थगित कर दिया जाता है बच्चों। और लोकसभा की अवधि 6-6 महीने करके बढ़ाई भी जा सकती है, परंतु आपातकाल समाप्त होने के पश्चात 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव भी करा लिए जाते हैं। जब आपातकाल लगता है बच्चों, तब लोकसभा की अवधि को 6-6 महीने करके आगे बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद 6 महीने के जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही चुनाव करा लिए जाते हैं। और बच्चों, हमारा जो दूसरी जो आपातकालीन शक्ति थी, जिसका नाम है राज्यों में संवैधानिक संकट के उत्पन्न हो जाने पर, इसके अंतर्गत जो घोषणा का प्रभाव होता है वो इस प्रकार होता है बच्चों कि संकट काल के दौरान उस राज्य के लिए कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है।
क्योंकि राज्यों में आपातकाल लग चुका होता है और उस राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और राज्य की संपूर्ण शक्ति पर राष्ट्रपति का नियंत्रण भी हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से राज्य की सारी शासन व्यवस्था पर राष्ट्रपति का नियंत्रण हो जाता है और उच्च न्यायालय की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अंदर राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वित्तीय संकट को हम यदि देखें अनुच्छेद 360 को, तो इसमें जो पड़ने वाले प्रभाव हैं वो है सार्वजनिक कर्मचारियों व न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय मामलों पर विशेष निर्देश भी दिए जा सकते हैं बच्चों। और राष्ट्रपति राज्यों के धन विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए मांग भी सकता है। तो राष्ट्रपति इस प्रकार से इसमें प्रभावशाली हो जाता है और ये तीनों शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात आती है राष्ट्रपति के वास्तविक स्थिति की। वास्तविक स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। एलन ग्लेडहिल हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके मनचाहे लोगों को मंत्री बना सकते हैं, लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं और संकट काल की घोषणा करके राज्यों पर अपना एक छत्र शासन स्थापित कर सकते हैं तथा जल, थल, वायु सेनाओं को वह जो चाहे आदेश दे सकते हैं। लोकसभा की अंतिम बैठक और अगली बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 महीने तक राष्ट्रपति मनचाही शक्तियों का उपयोग भी कर सकते हैं। और ग्लेडहिल हैं, वो कहते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ये सभी बातें वास्तव में बड़ी डरावनी सी लगने लगती हैं। यदि राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का उपयोग करने लगे तो वह सर्वे सर्वा यानी तानाशाह भी बन सकता है। परंतु जैसा कि शुरू में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कानूनी शक्तियों के आधार पर ही हमें राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था कर दी गई थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की मंत्रणा की सलाह के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। इस संशोधन की कुछ विद्वानों और राजनेताओं द्वारा इस आधार पर भी आलोचना की गई बच्चों कि राष्ट्रपति पद की गरिमा घट जाएगी और वह रबड़ की मोहर मात्र बनकर रह जाएगा। इसलिए केंद्र में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 44 संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ये कह सकते हैं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल जो मंत्रणा या सलाह देते हैं, राष्ट्रपति उसी के अनुसार ही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति मात्र संवैधानिक अध्यक्ष है। इस पर हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति किस प्रकार से एक मात्र संवैधानिक अध्यक्ष या हम कहें कि एक नाम मात्र का अध्यक्ष ही बन के रह गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है बच्चों। राष्ट्रपति मात्र औपचारिक और संवैधानिक प्रधान ही होता है, संवैधानिक अध्यक्ष ही है और उसे वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकते हैं, अधिवेशन को स्थगित कर सकते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सुझाव के अनुसार वे कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के माध्यम से अपना कार्यक्रम संसद के समक्ष रखें। जहां तक प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली का तकाजा यह है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करें जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो। यदि त्रिशंकु संसद यानी हैंग पार्लियामेंट बनती है, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, जैसा कि कई बार का हो भी चुका है, राष्ट्रपति स्वयं विवेक का इस्तेमाल करके ऐसे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त करने की क्षमता रखते हों। इस प्रकार राष्ट्रपति की वही स्थिति होती है बच्चों जो ब्रिटेन के संविधान में सम्राट की है। अम्बेडकर कहते थे कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है पर कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं परंतु राष्ट्र का शासन नहीं चलाते। संविधान एक ऐसे राष्ट्रपति की परिकल्पना नहीं करता जो अपनी शक्तियों को मनमाने तरीके से उपयोग करे। निम्नलिखित हम तथ्यों से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि आमतौर पर राष्ट्रपति नाम मात्र का ही अध्यक्ष होते हैं। सबसे पहले बात आती है संविधान सभा में राष्ट्रपति पद से संबंधित वाद विवाद। यदि संविधान सभा के वाद विवाद पर ध्यान दिया जाए तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि संविधान निर्माताओं का लक्ष्य राष्ट्रपति को सर्वे सर्वा बनाना बिल्कुल भी नहीं था।
अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रपति सभी काम मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेंगे। दूसरी बात आती है संसदीय शासन के ढांचे की। संसदीय शासन का तकाजा यह कहता है बच्चों कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह की अवहेलना नहीं करेंगे, और अंबेडकर के शब्दों में शासन में राष्ट्रपति का स्थान एक संवैधानिक मोहर की तरह है, एक रबड़ की मोहर की तरह है, एक नाम मात्र की तरह है, जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णय जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही करेंगे, परंतु उन्हें प्रकाशित राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा, ऐसा अंबेडकर का कहना था। निरंकुश शासक बनने की व्यवहारिक कठिनाइयां क्या हैं? इस संबंध में हम यह भी विचार करें कि मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना के क्या परिणाम होंगे, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देगा, और यदि उसे व उसकी पार्टी को लोकसभा का विश्वास व समर्थन प्राप्त है तो राष्ट्रपति के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना और वैकल्पिक सरकार का गठन करना असंभव होगा। महाभियोग की स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अय्यर, डॉक्टर BN राव जैसे विशेषज्ञों का मत था कि राष्ट्रपति यदि मंत्रिमंडल की राय की अवहेलना करेंगे तो उन पर संविधान भंग करने का आरोप लगाया जा सकता है, और दोषारोपण सिद्ध हो जाने पर उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा, तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया भी लग सकती है। हमारा विगत अनुभव क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन श्री वी गिरी और नाम मात्र के अधिकारों से कुछ ज्यादा अधिकार प्रयुक्त करने के इच्छुक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री नेहरू के बीच हिंदू कोड बिल को लेकर काफी मतभेद थे, और राष्ट्रपति ने हिंदू विवाह या विवाह विच्छेद अधिनियम में बाधा नहीं डाली, और 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने पर प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के बीच सैनिक नियुक्तियों को लेकर कुछ अनबन भी हो गई थी, परंतु कुल मिलाकर विश्वास भंग की स्थिति नहीं हो पाई, और राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक को 1986 के अंत तक न तो स्वीकृत किया और न ही उस पर पुनर्विचार किया, और संसद को न ही वापस लौटाया। 27 नवंबर 1989 को 8वीं लोकसभा भंग कर दी गई, और राष्ट्रपति KR नारायणन 1997 से 2002 दृढ़ और स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति रहे थे, और उन्होंने 2 बार मंत्रिपरिषद को यह परामर्श दिया कि वे अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करें, परंतु राष्ट्रपति के इस कार्य को इस रूप में देखना गलत होगा कि उन्होंने मंत्रिपरिषद की अनदेखी की। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो 30 मई 2006 को लाभ के पद संबंधी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उन्होंने संसद को वापस लौटा दिया, परंतु संसदीय संयुक्त समिति के गठन के बाद अंततः इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी गई, और जिससे 40 से अधिक सांसदों की सदस्यता रद्द होने का खतरा टल गया। अब बात आती है बच्चों राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। विवेक के अनुसार राष्ट्रपति क्या क्या शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। MP पाइली हैं, वो कहते हैं राष्ट्रपति आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, पर कुछ असाधारण परिस्थितियों में उसे स्वयं विवेक का सहारा लेना होता है। श्री हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मैं जब कार्यवाहक राष्ट्रपति था तो बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक पर अनुमति देने से पहले मैंने उसकी बारीकी से छानबीन भी की थी। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने स्वयं विवेक के आधार पर शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले वाली बात आती है बच्चों, राष्ट्रपति सलाह देने और चेतावनी देने का अधिकार रखते हैं। अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेजकर राष्ट्रपति KR नारायणन ने एक नई मिसाल कायम की थी, और उसका परिणाम यह निकला बच्चों कि संयुक्त मोर्चा सरकार को अपना फैसला उलटना पड़ा, और सितंबर 1998 में राष्ट्रपति ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था, और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने 30 मई 2006 को लाभ के पद वाला विधेयक जो है संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया बच्चों कि राष्ट्रपति मौका पड़ने पर मात्र औपचारिक अध्यक्ष नहीं है, लोकतंत्र का रक्षक भी हो सकता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी मंजूरी देने से मना कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा स्वीकृति देने से मना भी कर सकते हैं। यानी जेल सिंह ने अंत तक डाक संशोधन विधेयक की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि
इससे समाचार पत्रों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती थी। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार जन सुरक्षा हेतु डाक द्वारा भेजे गए किसी भी पत्र या समाचार पत्र को सरकार बीच में ही रोक सकती थी। बच्चों, राष्ट्रपति जिस प्रकार से इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी और उन्होंने इस विधेयक को अपने पास ही रहने दिया और इस विधेयक को पुनः वापस भी नहीं लौटाया, तो यह विधेयक जो है इस विधेयक पर निर्णय नहीं होने के कारण यह जो शक्ति थी यह वीटो पावर कहलाई, जिसे जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के पश्चात अनेक नेता प्रधानमंत्री पद का दावा प्रस्तुत करें, पर उनमें से किसी को भी सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो। आम चुनावों के बाद भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बच्चों, किसी भी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत न मिले और यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वे सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल को आमंत्रित करते हैं या सबसे बड़े गठबंधन को। 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बहुमत न होने पर भी अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता भी दिया था और ये सरकार अल्पजीवी रही, क्योंकि कुछ दिनों में के पश्चात प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और अंत में हम यही कहेंगे बच्चों की राष्ट्रपति का पद बहुत गौरव व सम्मान का है और शासन में राष्ट्रपति की वास्तविक भूमिका क्या है इसका निर्णय ये बातें कर सकती हैं। प्रथम, राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कितना ऊंचा है और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है और उन्हें लोकसभा का कितना विश्वास प्राप्त है, समर्थन प्राप्त है और देश के किन परिस्थितियों से वे गुजर रहा है और देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जैसे लक्ष्मीमन सिंह भी हैं, वो कहते हैं राष्ट्रपति पद पर काम करने वाले व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, क्षमता, राजनीति, दूरदर्शिता, न्यायपरता और साहस आदि गुणों की निर्णायक बातें हैं। गठबंधन सरकारों के इस दौर में राष्ट्रपति की मान मर्यादा इसी में है कि वे क्षुद्र राजनीतिक दलबंदी से ऊपर उठकर उस नैतिकता का परिचय दे जिसकी अपेक्षा करते हुए संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश देना उचित नहीं समझा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए बच्चों की राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है। अब बच्चों, बात हम करते हैं आपातकालीन शक्तियों का विस्तृत अध्ययन के बारे में। आपातकालीन शक्तियां संविधान के 18वें भाग मतलब आपात स्थिति का उल्लेख करता है। 18वां भाग, इसमें केवल 9 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। प्रोफेसर के.वी. राव का कहना है कि संविधान का कोई अनुच्छेद या भाग उतना बदनाम नहीं जितना कि यह है। इन अनुच्छेदों में बहुत बड़ी शक्ति निहित है और जिसका कि सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। संविधान में इन शक्तियों को लेकर काफी गर्मागर्म वाद विवाद भी हुआ है और श्री कामत ने तो यहाँ तक कह दिया कि संसार के और किसी लोकतंत्री देश में इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। तो बच्चों, हमने जिस प्रकार से राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को देखा है कि वह विवेक के आधार पर अपने स्व विवेक के आधार पर किस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियों में किस प्रकार से वह निर्णय ले सकता है। इसके बाद बच्चों, हम आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। अभी हमने संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया था, अब उसके बाद अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और किसी भी प्रकार के आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। अगली कक्षा के लिए हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार और धन्यवाद।